नमस्ते दोस्तों, पेज एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखते हैं कि कई लोग इस बात से चिंतित होते हैं या यह जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि शेयर मार्केट में क्या चल रहा है। शेयर मार्केट में क्या चल रहा है यह जानना इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि शेयर मार्केट की परफॉर्मेंस देश की इकोनॉमी की परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट करती है। आज हमारे पास शेयर मार्केट के एनालिसिस के लिए कई एक्सपर्ट्स हैं, कई डेडिकेटेड न्यूज़ चैनल्स हैं और कई इंस्टीट्यूट्स हैं, कई कोर्सेस हैं शेयर मार्केट को समझाने के लिए। और आज शेयर मार्केट कई लोगों के लिए एक करियर है। तो क्या शेयर मार्केट को समझना वाकई इतना कठिन है? आज इस वीडियो में हम शेयर मार्केट के सारे पहलुओं को आसान भाषा में समझेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आपको इन क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे कि शेयर मार्केट क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, यह कैसे काम करता है, सेंसेक्स और निफ्टी क्या होते हैं और कैसे हम शेयर मार्केट में शेयर्स को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, और क्या शेयर मार्केट एक जुआ है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या होता है शेयर मार्केट। इसे समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। तो दोस्तों, आज से लगभग 400 साल पहले डच ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी, जो जहाज़ों द्वारा व्यापार करती थी, जहाज़ों द्वारा ट्रेड करती थी। जिनके जहाज़ विश्व के कई कोने में जाते थे, सामान का व्यापार करते थे, जैसे मसाले का व्यापार, या कोई खजाना मिल गया तो खजाना ले आए दूसरे देश से, जिसमें उनको काफ़ी मुनाफा होता था। पर एक जहाज को किसी भी कोने तक पहुंचाने के लिए काफ़ी खर्चा आता था और उस खर्चे को एक व्यक्ति या एक कंपनी द्वारा अफोर्ड कर पाना काफ़ी मुश्किल होता था। तो कंपनी ने अपनी कंट्री के लोगों से बोला कि आप इन जहाज़ों पर पैसे लगाइए और अपनी हिस्सेदारी लीजिए, यानी कि शेयर्स लीजिए। फिर जितना भी मुनाफा होगा, जितना भी प्रॉफिट होगा, आपकी हिस्सेदारी के अनुसार आपको दे दिया जाएगा। तो दोस्तों, ध्यान से समझिए, यहाँ कंपनी और लोगों दोनों के लिए बड़ी अच्छी बात थी, क्योंकि कंपनी को इससे अच्छा खासा पैसा मिल जाता था, जिससे वो जहाज को किसी कंट्री में ले जा सकते थे, और लोगों को पैसे कमाने का मौका, और इसे ही शेयर या स्टॉक कहा जाता था। तो इस प्रकार डच ईस्ट इंडिया कंपनी का शेयर का आइडिया बहुत सफल रहा और बहुत जल्द डच ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत बड़ी कंपनी बनकर उभरी। और हाँ, यहाँ पर थोड़ा रिस्क भी था, क्योंकि कई बार कुछ जहाज लौटकर नहीं आ पाते थे, रास्ते में ही डूब जाते थे या लूट लिए जाते थे। तो ऐसे में उन लोगों का पैसा भी डूब जाता था। तो इसलिए लोग कई जहाज़ों पर पैसा लगाते थे, ताकि यदि कोई जहाज़ डूब भी जाए तो बाकी जहाज़ों से कुछ उनका मुनाफा हो सके। बेसिकली वो लोग एक से ज़्यादा जहाज़ों पर पैसा लगाकर अपने रिस्क को कम करते थे। तो फिर इसी आइडिया से शेयर मार्केट का जन्म हुआ और आज शेयर मार्केट ने एक बहुत बड़ा स्वरूप ले लिया है। आज कई महत्वपूर्ण कंपनीज शेयर मार्केट पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं और लाखों करोड़ों इन्वेस्टर्स के कारण शेयर मार्केट बड़ी तेज़ी से चल रहा है और लगभग हर सेकंड शेयर्स के प्राइस घटते और बढ़ते रहते हैं। कैसे होता है ये सब? इसके लिए हमें समझना जरूरी है कि शेयर मार्केट काम कैसे करता है। तो आइए समझते हैं। अब हम समझते हैं कि शेयर मार्केट कैसे काम करता है और कैसे शेयर्स के प्राइस घटते या बढ़ते हैं। तो मान के चलिए, आप एक स्टार्टअप करना चाहते हैं, आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक कॉफ़ी शॉप खोलना चाहते हैं, लेट्स से ABC कॉफ़ी शॉप। फिर कुछ समय बाद आप अपने बिजनेस को और बड़ा करना चाहते हैं, ABC कॉफ़ी शॉप को और भी फैलाना चाहते हैं, जिसके लिए आपको बहुत सारा पैसा चाहिए, जो ना आपके घर वाले दे सकते हैं और ना ही दोस्त। और बैंक से आप लोन लेना नहीं चाहते, क्योंकि इर्रिस्पेक्टिव कि आपको प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, आपको सर्टेन इंटरेस्ट के साथ लोन चुकाना ही होगा, वो भी एक निश्चित समय में, जो रिस्क आप नहीं लेना चाहते। और ना ही बैंक ये रिस्क ले सकता है आपको इतना बड़ा लोन देकर। तो अब आप लोगों से पैसा मांगने के लिए जाते हैं, पब्लिक से पैसा मांगने के लिए जाते हैं। पब्लिक आपकी कंपनी के और पब्लिक को अपनी कंपनी के शेयर्स ऑफर करते हैं। तो इंटरेस्टेड लोग पैसे देके आपके कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हैं। तो वो लोग आपके कंपनी के अब शेयर होल्डर्स कहलाएंगे, शेयर होल्डर्स या स्टॉक होल्डर्स। और जब कंपनी पहली बार लोगों को शेयर ऑफर करती है तो उसे इनिशियल पब्लिक ऑफर IPO कहा जाता है। और जिस मार्केट में कंपनी लोगों को शेयर बेचती है उसे प्राइमरी शेयर मार्केट कहा जाता है।
और यह कंपनी पर डिपेंड करता है कि वह एक शेयर की प्राइस कितना रखेगी। जैसे यदि आपकी कंपनी के शेयर की डिमांड ज़्यादा है तो आप शेयर ज़्यादा प्राइस पर बेच सकते हैं, पर यदि डिमांड कम है तो उसे आपको कम प्राइस पर ही बेचना पड़ेगा। और इसके साथ ही इस बात पर भी डिपेंड करती है कि आप कितने शेयर्स इशू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए आपको 50,000 रुपये चाहिए पब्लिक से, तो आप 1,000 के 50 शेयर भी इशू कर सकते हैं, या 500 के 100 शेयर भी इशू कर सकते हैं, या 10 रुपए के 5,000 शेयर, या 1 रुपए के 50,000 शेयर्स भी इशू कर सकते हैं, जिसे फेस वैल्यू भी बोला जाता है। तो यह कंपनी डिसाइड करती है कि उसे कितनी फेस वैल्यू रखनी है। तो जो लोग आपकी कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे वो आपकी कंपनी के शेयर होल्डर्स या स्टॉक होल्डर्स कहलाएंगे। तो यदि आपकी कंपनी को प्रॉफिट होगा तो आपके शेयर होल्डर्स को भी प्रॉफिट होगा, और इसका अपोजिट भी बिल्कुल सही है। अच्छा, कैसे होता है ये? तो देखिए, आपकी कंपनी यदि मार्केट में अच्छा परफॉर्म करेगी तो लोग आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, ज़्यादा लोग आपकी कंपनी के शेयर्स को खरीदना चाहेंगे। तो जो प्राइमरी शेयर होल्डर्स हैं वो आपकी कंपनी के शेयर्स को डिमांड बढ़ने पर शेयर्स को ऊंचे दाम पर बेच सकते हैं, यानी डिमांड बढ़ने पर शेयर्स की प्राइस बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल, एमआरएफ कंपनी के एक शेयर की प्राइस अप्रैल 1993 में 11 रुपए थी, और आज एमआरएफ के एक शेयर की प्राइस 60,000 के आसपास है, और 10 फरवरी को शायद 73 या 74,000 के आसपास थी। यानी किसी ने अप्रैल 93 में 11 रुपए गुल्लक में रखने की जगह यदि एक एमआरएफ के शेयर्स पर लगाए होते तो वो 11 रुपए आज उन्हें 60,000 रुपए दे रहे होते। और जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो वो अपने प्रॉफिट का कुछ परसेंट शेयर होल्डर्स को भी देती है, जिसे डिविडेंड बोला जाता है। जैसे यदि आप एफडी में इन्वेस्ट करते हैं, एफडी यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट, तो वहां पे आपको क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन जब आप शेयर्स पे इन्वेस्ट करते हैं तो जो प्रॉफिट आपको मिलता है कंपनी की तरफ से उसे डिविडेंड बोला जाता है। तो कंपनी प्रॉफिट होने पर अपने शेयर होल्डर्स को मोटिवेट करने के लिए डिविडेंड देते हैं। कंपनी कैश या एक्स्ट्रा शेयर्स के रूप में अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे सकते हैं। लेकिन देखिए, जब आप बैंक में एफडी में निवेश करते हैं तब तो ये फिक्स होता है कि आपको इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। मतलब यहाँ पे एक फिक्स्ड इंटरेस्ट होता है जो आपको मिलना ही है। पर डिविडेंड में ऐसा जरूरी नहीं है कि डिविडेंड आपको मिले ही, यह कंपनी पर डिपेंड करता है कि वह आपको डिविडेंड देना चाहते हैं या नहीं। लेकिन बैंक आपको इंटरेस्ट देने के लिए बाध्य होता है। इसलिए ज़्यादातर लोग शेयर मार्केट में यह सोचकर इन्वेस्ट करते हैं कि आज कम प्राइस पर हम शेयर्स को खरीद लेते हैं, और आने वाले समय में जब शेयर्स के प्राइस बढ़ेंगे तब उसे हम बेचकर अपना प्रॉफिट ले लेंगे। और इसी के एनालिसिस के लिए कि कब किस कंपनी के शेयर्स के प्राइस बढ़ेंगे, कब कम होंगे, कब पैसे निवेश करना चाहिए, कब पैसे निकाल लेना चाहिए, हम कई तरह के न्यूज़ चैनल्स, शेयर मार्केट के एक्सपर्ट, शेयर मार्केट से रिलेटेड कोर्स या करियर को देखते हैं। और अच्छा, जहाँ पर लोग आपस में शेयर्स को खरीदते बेचते हैं उसे सेकेंडरी मार्केट कहा जाता है। तो जहाँ कंपनी अपने शेयर्स को डायरेक्टली पब्लिक को बेचती है उसे प्राइमरी मार्केट कहा जाता है, और जहाँ प्राइमरी शेयर्स होल्डर मार्केट में दूसरे लोगों को शेयर्स खरीदते या बेचते हैं उसे सेकेंडरी मार्केट कहा जाता है। और जब कोई कंपनी पहली बार शेयर मार्केट में शेयर्स ऑफर करती है तो उसे आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर कहा जाता है, और उसके बाद कभी भी शेयर ऑफर करती है तो उसे फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर एफपीओ बोला जाता है। तो आईपीओ और एफपीओ दोनों प्राइमरी मार्केट में आते हैं। और यदि आपने कंपनी के एक बार शेयर खरीद लिए तो आप उसे वापस उसी कंपनी को वापस कर पैसे नहीं मांग सकते, क्योंकि आपका दिया हुआ पैसा तो उन्होंने बिजनेस में लगा दिया। अब वो बिजनेस चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो फिर आपको पता है क्या होता है। हम रोज सुनते हैं कि सेंसेक्स आज इतने ऊपर चढ़ गया या इतने अंक नीचे गया, या निफ्टी में आज तेजी देखी गई, निफ्टी में आज इतने अंकों का उछाल आया या गिरावट दर्ज की गई। क्या होता है ये? तो चलिए इसे भी हम आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, जहां भी शेयर्स की खरीदी या बिक्री होती है उसे स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है। भारत में अभी 7 नेशनल लेवल के स्टॉक एक्सचेंज हैं और टोटल 26 स्टॉक एक्सचेंज है, जिसमें कई क्षेत्रीय लेवल पर भी काम करते हैं। नेशनल लेवल के सबसे बड़े और सबसे प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज है बीएसई और एनएसई। बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है,
और भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। और एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बीएसई में लिस्टेड कंपनी के परफॉर्मेंस को बताने वाले इंडेक्स को सेंसेक्स बोला जाता है। सेंसेक्स स्टैंड फॉर सेंसिटिविटी इंडेक्स। तो सेंसेक्स बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड टॉप 30 कंपनी के शेयर प्राइस के एवरेज इंडेक्स को बताता है। बीएसई में आज 5,500 से ज़्यादा कंपनी लिस्टेड हैं, तो जिसमें टॉप 30 कंपनी बीएसई में उतार या चढ़ाव का आइडिया देती है सेंसेक्स के माध्यम से। इसके अलावा भी कई और इंडेक्स होते हैं, जैसे ऑटो कंपनी के लिए ऑटो इंडेक्स, बैंकिंग कंपनी के लिए अलग इंडेक्स होता है। तो अलग अलग सेक्टर्स के परफॉर्मेंस को बताने के लिए अलग अलग इंडेक्स बताए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार निफ्टी एनएसई में लिस्टेड टॉप 50 कंपनी के एवरेज शेयर प्राइस इंडेक्स को बताता है। निफ्टी में आज 1600 से ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं। निफ्टी स्टैंड फॉर नेशनल 50 और निफ्टी को इंडियन इकोनॉमी का थर्मोमीटर बोला जाता है। आज सेंसेक्स 38,800-900 अंक के आसपास है और निफ्टी 11,500 अंकों के आसपास है। तो जैसे आपको सिर्फ इतना बताया जाए कि आज सेंसेक्स 38,000 है, या मान के चलिए बोला जाए कि आज सेंसेक्स 40,000 है, तो सिर्फ इस डाटा से आप बहुत कुछ आइडिया नहीं लगा सकते कि हमारी इकोनॉमी या शेयर मार्केट कैसा कर रहा है। इसके लिए हमें पुराना डाटा भी पता होना चाहिए। जैसे आपसे बोला जाए कि आज आलू 30 रुपए किलो है, तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि यह महंगा है या सस्ता? पुराने रेट को पता करके। जैसे कि यदि कल आलू 25 रुपए किलो था तो आज का आलू महंगा है, और यदि कल आलू 40 रुपए किलो था तो आज का आलू कल की तुलना में सस्ता कहलाएगा। तो जब भी सेंसेक्स और निफ्टी का एनालिसिस आता है तो इसलिए आपको यह भी बताया जाता है कि सेंसेक्स कितने अंक नीचे गया, कितने अंक ऊपर गया। तो बिना बेस वैल्यू के सेंसेक्स या निफ्टी को समझना अधूरा है। तो इसलिए मैं आपको दोनों के बेस ईयर भी बता देता हूँ। सेंसेक्स का बेस ईयर 1978-79 है और उस समय सेंसेक्स 100 अंकों पर था और आज 38,800 के लगभग है। और निफ्टी का बेस ईयर 1995 है, उस समय निफ्टी 1,000 अंक पर था, जो आज लगभग 11,500 अंकों के आसपास है। तो यह एक कंप्लीट सेट ऑफ डाटा है जिससे आप सेंसेक्स और निफ्टी से शेयर मार्केट का आइडिया लगा सकते हैं। तो यदि आपकी कंपनी को पब्लिक से पैसा चाहिए तो आपको अपनी कंपनी को बीएसई, एनएसई या किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराना जरूरी होगा, और आपकी कंपनी लोगों के साथ कोई फ्रॉड ना करे, इसके लिए सेबी है। तो इसके लिए सेबी पहले आपकी कंपनी की पूरी जांच पड़ताल करेगा। सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो इंडियन स्टॉक मार्केट में रेगुलेशन का काम करती है। अब हम देखेंगे कि हम कैसे शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं और क्या शेयर मार्केट एक गैम्बलिंग है। तो यहाँ तक हमने शेयर मार्केट को समझा। देखिए, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमें अप्रिशिएट करें ताकि हम इसी प्रकार के वीडियो आपके लिए लाते रहें। तो पहले हम समझते हैं कि हम कैसे शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं, फिर हम समझेंगे कि क्या शेयर मार्केट गैम्बलिंग है, क्या शेयर मार्केट जुआ है। हमें शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए एक ब्रोकर की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम रिटेल इन्वेस्टर की तरह शेयर मार्केट में आते हैं और ब्रोकर हमारे बिहाफ में शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं। जैसा हम बोलते हैं वैसा हमारा ब्रोकर हमारे लिए शेयर मार्केट से शेयर्स को खरीदता है और बेचता है, और ये ब्रोकर स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड होते हैं। स्टॉक मार्केट में या शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने या इन्वेस्टमेंट के लिए हमें 2 अकाउंट खोलने होते हैं, बैंक अकाउंट के अलावा, जो आपको ब्रोकर ही खुलवा के देता है। एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा होता है डीमेट अकाउंट, और ये दोनों अकाउंट आपके बैंक अकाउंट से लिंक हो जाते हैं। पहले क्या होता था कि हमें स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग में जाकर ही शेयर खरीदना या बेचना पड़ते थे, पर अब सब ऑनलाइन होता है। पहले जब भी हम कोई शेयर्स को खरीदते थे तो हमें बदले में शेयर सर्टिफिकेट दिया जाता था, जो एक प्रूफ होता था रसीद टाइप की, कि मतलब कि आपने इस शेयर को खरीदा है। लेकिन अब शेयर सर्टिफिकेट को डीमटेरियलाइज कर दिया गया है। तो इन्हीं डीमटेरियलाइज शेयर्स को रखने के लिए हमें एक डीमैट अकाउंट चाहिए होता है, जहां हम शेयर्स को रखते हैं, और ट्रेडिंग अकाउंट जिससे हम ट्रेड कर सकते हैं। जैसे पेटीएम का एक वॉलेट होता है जहां हम पैसे डाल के सामान को खरीदते हैं, उसी प्रकार ट्रेडिंग अकाउंट में हम पैसे डाल के शेयर्स को खरीदते हैं और वापस उन पैसों को हम लिंक्ड बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अब डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलने का प्रोसेस बहुत आसान हो गया है।
आपको अकाउंट खोलते समय पता भी नहीं चलेगा कि ये दोनों अलग अलग अकाउंट है। आपका ब्रोकर ही आपको दोनों अकाउंट खोल के देता है। बस आपको एक बेसिक से डॉक्यूमेंट सबमिट करना होते हैं, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह, और आपकी बेसिक डिटेल की क्या नाम है आपका, डेट ऑफ बर्थ क्या है, पैन नंबर क्या है वगैरह वगैरह। और 1 से 2 दिन में आपका अकाउंट ओपन हो जाता है ऑनलाइन, जिसमें आप ऐप के थ्रू ट्रेडिंग या इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी जनरली आपको इतना ही पता होना चाहिए। यदि आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप प्लीज कमेंट करें, मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो देखिए, इसके 2 आंसर हैं, पहला हाँ और दूसरा नहीं। तो देखिए, कुछ लोगों के लिए शेयर मार्केट एक जुआ हो सकता है और कुछ लोगों के लिए अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट और करियर भी हो सकता है। करियर जैसे कि एनालिसिस्ट, एडवाइजर, शेयर मार्केट एक्सपर्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर। तो यदि हम स्पेसिफिकली बात करें तो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना जुआ हो सकता है, पर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने को गैम्बलिंग नहीं कहा जा सकता। ट्रेडिंग करना यानी जल्दी जल्दी शेयर्स को खरीदना, बेचना, सुबह खरीदा शाम को बेच दिया। और इन्वेस्टमेंट यानी कि आपने 4-5 कंपनी में लंबे समय के लिए शेयर खरीद लिया, 4 साल के लिए, 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, वो भी एक समझदारी से। तो देखिए, तो इसे हम थोड़ा सा सेंसेक्स के ग्राफ से समझते हैं। देखिए, यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए देखें तो यह ग्राफ ऊपर ही जा रहा है, पर शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए तो शेयर मार्केट रिस्की है, पर लॉन्ग टर्म के लिए शेयर मार्केट अच्छा खासा रिटर्न देता है। ऑन एन एवरेज 16 से 20% का कंपाउंड इंटरेस्ट आप शेयर मार्केट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है। तो इन्वेस्ट करते समय जहां आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके बारे में आपको अपने लेवल पर थोड़ी रिसर्च करना जरूरी है कि कंपनी का फ्यूचर प्लान क्या है, कंपनी आपके पैसे को कहाँ लगा रही है, कंपनी का सीईओ कौन है, आगे चल के कंपनी ऐसे प्रोडक्ट तो नहीं बनाएगी जिसकी बिक्री ही ना हो। यानी कंपनी के बारे में आपको कुछ पता होना चाहिए। तो यदि किसी कंपनी के बारे में कुछ पता हुए बिना आप उस पर लाखों रुपए लगा दें तो वो तो आपकी बेवकूफ़ी होगी। तो यहाँ पर हर व्यक्ति इतना रिसर्च नहीं कर सकता कि क्या केस है, क्या चल रहा है कंपनी में, इसलिए लोग म्यूचुअल फंड की तरफ जाते हैं। म्यूचुअल फंड का पैसा भी अल्टीमेटली शेयर मार्केट में ही जाता है। बस अंतर इतना होता है कि म्यूचुअल फंड में एक्सपर्ट डिसाइड करते हैं कि आपका पैसा कहाँ लगाना है, और आपका पैसा शेयर मार्केट में लगा देते हैं।